बाद इससे संबंधित फार्मूले करेंगे और कुछ एक उदाहरण भी आज के इस टॉपिक में हम करेंगे। तो यहाँ पूछते हैं कि दीर्घवृत्त होता क्या है। तो इसकी परिभाषा ये है कि एक दीर्घवृत्त तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। तो ये चीज मैंने पढ़ दी, लेकिन आपको इतनी अच्छी तरह से ये क्लियर नहीं हुई। तो इसके लिए हम इस एक फिगर देखते हैं कि जैसे देखो इसमें मैंने ये कहा है जिसका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। तो दो स्थिर बिंदु हमें चाहिए। मैंने दो स्थिर बिंदु F1 और F2 लिए हैं। अब यहाँ पे कोई पॉइंट P1 लिया, यहाँ पे पॉइंट P2 लिया, ये कोई पॉइंट P3 है। तो अगर जैसे F1 को हम P1 से मिलाएंगे, P1 को F2 के साथ मिलाएंगे, यानी F1 को हमने P1 के साथ मिलाया और P1 को F2 के साथ मिलाया और फिर इन दोनों को जोड़ दिया। अब फिर दोबारा क्या करेंगे, F1 को P2 के साथ मिलाएंगे और P2 को F2 के साथ मिलाएंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे कि F1 को P2 के साथ और P2 को F2 के साथ मिलाएंगे। अब यही काम हम P3 के साथ करेंगे कि F1 को P3 के साथ मिलाया और P3 को F2 के साथ मिलाया। जैसे हमने ये जोड़ ज्ञात किया, ये जोड़ ज्ञात किया, ये जोड़ ज्ञात किया, ये सारे के सारे हमारे पास अगर बराबर आते हैं और इस टाइप की इस पे असंख्य बिंदु है, फिर इन असंख्य बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे तो ये एक अंडाकार आकृति बनेगी, अंडाकार कर्व बनेगा ये। तो यही जो है वो दीर्घवृत्त है। ये कर्व जो है वो एक दीर्घवृत्त कहलाएगा। अब आपको ये परिभाषा अच्छी तरह से क्लियर होगी कि एक दीर्घवृत्त तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, यानी इन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। लेकिन ये बिंदु आए कैसे, ये इस तरह से आए कि जिनका तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर है। अचर है इसका मतलब बराबर है, यानी इन दोनों बिंदुओं से अगर इन बिंदुओं का दूरी का जोड़ अगर बराबर है तो जो ये बिंदु पथ बनेगा ये दीर्घवृत्त कहलाएगा। अब दीर्घवृत्त में जो ये हमने F1 और F2 ये दो बिंदु लिए हैं, ये दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाएगी। यहाँ F1 तथा F2 दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाएगी, यानी जो दो स्थिर बिंदु है वो हमारे दीर्घवृत्त की नाभियां कहलाएगी। अब आगे हम दीर्घवृत्त के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दो रेखाएं बीचों बीच ली है। इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जो ये बड़ी रेखा है इसको हम दीर्घ अक्ष कहेंगे, यानी और ये दीर्घ अक्ष, जैसे दीर्घ का मतलब बड़ा होता है तो ये बड़ा अक्ष है। इंग्लिश में इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, यानी दीर्घ अक्ष। और ये जो छोटा है अक्ष, इसको हम लघु अक्ष भी कह सकते हैं, अल्प अक्ष भी कह सकते हैं। लघु या अल्प अक्ष बोल लेंगे इसको, यानी ये दीर्घ अक्ष और ये लघु अक्ष, ये दो चीज आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट, जहां पे दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष मिलते हैं उस पॉइंट को हम केंद्र कहते हैं। F1 और F2 इससे पहले मैं बता चुका हूं, ये दोनों की दोनों नाभियां कहलाती है। और जहां पे नाभियां है, जिस अक्ष पे नाभियां है और ये अक्ष जो हमेशा दीर्घ अक्ष ही होगा, तो इसके जो बिंदु एंड पॉइंट है उनको हम शीर्ष कहेंगे। तो इसमें दीर्घवृत्त में दो शीर्ष होते हैं, यानी
आपको अच्छी तरह से अब क्लियर हो गया होगा। ये जो है दीर्घ अक्ष, ये लघु या अल्प अक्ष, और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। और जो दीर्घ अक्ष होता है वहां पे जो वो दो फिक्स बिंदु नाभियां होती है, और इनके जो एंड पॉइंट है वो शीर्ष कहलाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। जैसे ये नाभि F1 है, ये नाभि F2 है, तो ये केंद्र से इन दोनों की जो दूरियां होती है वो बराबर होती है, और हम इसको C से डिनोट करते हैं। लेकिन यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो C होती है। ये केंद्र को मैं O मान लेता हूं कि अब O से जो F2 की दूरी है वही O से F1 की दूरी होगी, यानी ये भी कितनी होगी, C होगी। यानी O से F1 और F2 दोनों दूरियां बराबर होती है और इनको हम C मानते हैं। और O से जो यहां तक की दूरी है और यहां तक की दूरी है, इनको मैं पॉइंट A और B मान लेता हूं। ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है। जो केंद्र है वहां से शीर्षों की दूरियां भी बराबर होती है, और इनकी जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो हम A के द्वारा शो करते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, केंद्र से शीर्षों तक की दूरी A हम मानते हैं। और जो यानी इसका मतलब अगर आप ये देखोगे कि दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होती है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a हो जाएगी, और ये दूरी हम B मानते हैं। ये C मान लिया मैंने और ये D मान लिया, तो O से C की और O से D की दूरी दोनों बराबर होती है, और इनको हम B के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आया है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे दीर्घ एक्स की लंबाई, जैसे यहां से लेके यहां तक A है, यहां से लेके यहां तक A है, तो दीर्घ एक्स की लंबाई आपको कोई याद करने के लिए कह दे तो ये 2a होगी। और लघु या अल्प एक्स की लंबाई यहां से यहां तक B माना हमने, यहां से यहां तक भी B है, तो ये हो जाएगा आपका 2b। अगर इसको मूल बिंदु का हम 0 0 ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है C, तो ये हो जाएगा C0। ये डिस्टेंस कितना है A, तो ये हो जाएगा A0। अगर इसी टाइप से हम इधर देखें तो ये डिस्टेंस A है, 0 से इधर आके ये कितना हो जाएगा -A0 -C0, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो C है। और बिंदु A कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A है और नेगेटिव की तरफ है तो -A0। तो इस तरह से हम ये चारों बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हम अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो यानी कि हम A, B और C के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, जो कि लगभग प्रत्येक सवाल में आपका प्रयोग होगा। तो ये जो संबंध है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ये देखा था कि केंद्र से नाभि की जो दूरी है उसको हमने किससे डिनोट किया था, C से। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो C है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी C होगी। और जो आपकी मेजर एक्सिस है यानी दीर्घ अक्ष है, उसका आधा जो है वो ये पॉइंट मैंने A0 लिया था, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का वो A होगा। यानी जो अर्ध दीर्घ अक्ष है वो A होगा, और अर्ध लघु अक्ष है उसको हमने क्या माना था, B। अब ये एक समकोण त्रिभुज है Q, F1 और C। ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे अगर हमें कर्ण ज्ञात करना है तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये भी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा।
अब मैं जो इलिप्स की डेफिनेशन है उसका प्रयोग करूंगा। जैसे ये मैंने इलिप्स ली है कोई, इसकी डेफिनेशन का प्रयोग करूंगा। ये कोई दो स्थिर बिंदु F1 F2 है और ये बिंदु कोई Q है, ये बिंदु P है। तो F1Q और QF2, F1Q प्लस QF2 ये किसके बराबर होना चाहिए? यानी अगर मान लेता हूं कि ये बिंदु, पहले तो ये बिंदु लिया था, अब परिधि पे ये कोई बिंदु है, तो F1 का P के साथ प्लस में F2 का P के साथ जो डिस्टेंस का योग है वो इसके बराबर हो जाएगा। यानी F1P प्लस F2P। परिधि पे जैसे बिंदु Q था तो F1Q प्लस QF2 आ गया। अगर परिधि पे बिंदु P है तो F1P प्लस PF2 आ जाएगा। यानी इन दोनों के जोड़ बाय डेफिनेशन बराबर है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे है। तो यहाँ पे इलिप्स की परिभाषा के अनुसार यानी दीर्घवृत्त की परिभाषा से क्या होगा कि F1Q प्लस QF2 बराबर F1P प्लस PF2, ये चीज हो जाएगी। तो पहले हम F1Q प्लस QF2 ज्ञात करते हैं। F1Q प्लस QF2 ये ज्ञात करते हैं। इसको नंबर 1 देके छोड़ देता हूं। ये कितना है? F1Q ये है B² प्लस C² और QF2 है ये भी B² प्लस C² है और ये हो जाएगा 2 B² प्लस C²। अब ये ज्ञात करते हैं हम F1P प्लस PF2। F1 का P के साथ तो C तो ये हो गया, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूं F1P को F1O प्लस OP प्लस में PF2 को अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि OP माइनस OF2, OP माइनस OF2। अब इन सभी की वैल्यू अपने को पता है, यानी पूरे में से अगर इतना घटा देंगे तो अब 2P रह जाएगा, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब F1O हमारे पास C है, OP A दिया हुआ है, OP जो है वो A दिया हुआ है और OF2 जो है वो C है। तो C से C कट जाएगा और ये हो जाएगा 2A। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा कि समीकरण 1 से 2 B² प्लस C² बराबर 2A। 2 से 2 कट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यह B² प्लस C² बराबर A²। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है आगे सवालों के लिए कि A² बराबर B² प्लस C², यानी ये A, B और C के बीच में इस तरह से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, प्रत्येक सवाल में ये यूज होएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है दीर्घवृत्त की उपकेंद्रता यानी एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, उपकेंद्रता क्या होता है इलिप्स में। तो उपकेंद्रता ये है कि जैसे ये हमारा केंद्र है, केंद्र से नाभि की दूरी और केंद्र से ये शीर्ष की दूरी है, इनका जो अनुपात है वो उपकेंद्रता कहलाता है। जैसे केंद्र से लेके नाभि तक की दूरी हम C मानते हैं और केंद्र से शीर्ष तक की दूरी को हम A मानते हैं। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो
रखी है, ये हम जो है वो हर जगह ये दूरियां मानी हमें मिलेगी। तो अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि दीर्घवृत्त की उपकेंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि, दीर्घवृत्त से केंद्र की नाभि और दीर्घवृत्त के केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात है। यानी कि यहाँ पे इसको ई से प्रदर्शित करेंगे तो ई के बराबर क्या हो जाएगा, केंद्र से नाभि की दूरी और केंद्र से शीर्षों की दूरी का अनुपात है, यानी ई के बराबर सी बाय ए। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना है कि अगर आपको उपकेंद्रता ज्ञात करनी है तो उपकेंद्रता सी आपके पास होगा, ए आपके पास होगा, तो सी बटे ए लिख देंगे। ये भी काफी सवालों में यूज होगा, तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास कि ई इज इक्वल टू सी बटे ए। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो एक दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो तब सरलतम होता है जब इसका जो केंद्र है वो तो मूल बिंदु हो और जो यहाँ पे इसके एक्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, यानी जो इसकी नाभियां हैं वो या तो एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए या वाई एक्सिस पे होनी चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक दीर्घवृत्त का समीकरण सरलतम होता है यदि दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु पे हो और नाभियां जो है वो या तो एक्स एक्सिस पे हो, यानी ये F1 ये F2, या तो ये एक्स एक्सिस पे हो या फिर कहाँ हो वाई एक्सिस पे, ये F1 और ये F2। तो इस तरह की हमारे पास दो स्थितियां होती है, या तो ये नाभियां एक्स एक्सिस पे हो सकती है या ये नाभियां वाई एक्सिस पे हो सकती है। तो दीर्घवृत्त के इस टाइप के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दो ही हो सकते हैं। तो एक बार फिर क्लियर करता हूं कि एक दीर्घवृत्त का जो समीकरण है वो स्टैंडर्ड तब होगा, यानी मानक समीकरण तब होगा यदि दीर्घवृत्त का केंद्र जो है वो मूल बिंदु हो, जैसे दोनों स्थितियों में हमारे पास मूल बिंदु हो, और जो इसकी नाभियां हैं वो या तो एक्स एक्सिस पे हो या फिर वाई एक्सिस पे हो। जैसे मैंने F1 F2 यहाँ एक्स एक्सिस पे शो किया है, यहाँ पे F1 F2 वाई एक्सिस पे शो किया है। तो इस टाइप के हमारे पास जो है वो दो ही रूप हो सकते हैं, या तो नाभियां एक्स एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस पे होगी। तो अब देखो यहाँ पे जो नाभि है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम स्टैंडर्ड में सी मानते हैं, तो ये हो जाएगा C0। ये वाला बिंदु मैं अगर ए मानूं तो ये कितना हो जाएगा, ये A0, ये -C0 और ये अगर इस बिंदु को हम B मानते हैं तो -A0। तो यहाँ पे दीर्घवृत्त का केंद्र 0 0 हो गया और जो हमारे फोकस है F1 और F2, फोकस को क्या कहेंगे हिंदी में हम, नाभियां। जो नाभियां हैं वो C0 और -C0 है, ये लिख सकता हूं मैं। नाभियां यहाँ पे जो है वो ±C0 है और जो शीर्ष है वो ±A0 है, केंद्र जो है वो 0 0 है। यहाँ पे अगर यही चीज हम इधर देखें तो केंद्र तो यहाँ पे भी 0 0 ही होगा। इसके बाद F1 और F2, जैसे ये वाला जो है वो यहाँ पे y एक्सिस पे x का मान 0, ये डिस्टेंस हमेशा c लेते हैं, ये 0 c हो जाएगा, ये 0 -c हो जाएगा। शीर्ष के अगर बिंदु देखें हम, जैसे इसको a मान लिया, इस शीर्ष को हमने b मान लिया, ये डिस्टेंस हमेशा जिस पे हमारे फोकस स्थित है दोनों के दोनों, वो वाला a, यानी ये मेजर एक्सिस है, यहाँ पे 0 a और ये 0 -a, शीर्ष हो जाएंगे 0 ±a और नाभियां हो जाएगी 0 ±c।
तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम इन दोनों दीर्घवृत्तों की समीकरण देखते हैं कि किस टाइप से होगी। तो पहला समीकरण जिसके जो दोनों फोकस हैं यानी जो दोनों नाभियां हैं वो यदि एक्स एक्सिस पे है तो इसकी समीकरण होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर नाभियां वाई स्क्वायर पे है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर दोनों फोकस एक्स एक्सिस पे है तो एक्स के नीचे ए आएगा, अगर दोनों फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई के नीचे ए आएगा। ये आपको याद रखना है। यदि दोनों नाभियां एक्स एक्सिस पे है तो एक्स के नीचे ए, अगर दोनों नाभियां वाई एक्सिस पे है तो वाई के नीचे ए। अब इन दोनों में जब हम सवालों की पहचान करेंगे तो इस टाइप से करेंगे। यदि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से तो नाभियां जो है वो एक्स एक्सिस पे स्थित होगी। अगर ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से तो नाभियां जो है वो वाई एक्सिस पे स्थित होगी। तो ये थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से दीर्घवृत्त का मानक समीकरण